मेरे बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति, जिसको जंग आज़ादी या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इसके विषय में विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें बीडी सावरकर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह स्वधर्म और स्वराज्य के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था या स्वतंत्रता संघर्ष था। उससे पहले लोग ये मानते थे, काफी इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम की नहीं माना है। तो आज हम इतिहास के उस हिस्से की बात करेंगे। मित्रों, जो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सारी की शुरुआत कैसे हुई। सन 1600 की बात है। सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड में स्थापना की गई, 31 दिसंबर की रात को ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और अंग्रेज की महारानी या अंग्रेजों की महारानी से वो भारत के लिए परमिशन लेकर और भारत में व्यापार करने के लिए आए। ये था पहला बिंदु ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1600 से लेकर 1757 लगभग 150 साल तक एज अ व्यापारिक कंपनी, एज अ जिसे कहते हैं ना बनिया टाइप, बिल्कुल उसी टाइप से काम किया। सिर्फ उनका शुद्ध जो मूल उद्देश्य था वो व्यापार करना था, इससे अधिक कुछ भी नहीं था। ये बात रही उनकी 1757 तक। जब 1757 तक पहुंचते पहुंचते उन्हें भारत की हालत देखी कि भारत में स्थिति ये है कि अगर उन्हें राजनीतिक अधिकार मिल जाए तो वो और ज्यादा उसका यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर उस चीज को 1757 में राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लड़ाई प्रारंभ कर दी और सन 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध, जो दूसरा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव था भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें एक तरफ थे नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ थी कंपनी। कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। तो उसमें नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के शासक थे, उनकी हार हो गई। और उनके हार का मुख्य कारण जो रहा, उनके एक दीवान जो थे और उनके मंत्री जो थे मीर जाफर, उन्होंने उनका उनका अ, विश्वासघात किया और अंग्रेजों के साथ जा मिले। तो 1757 से तो फिर कंपनी का प्रभुत्व बहुत बढ़ गया और कंपनी ही एकमात्र भारत के अंदर सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी, जिसका अंत 1857 में कंपनी का अंत हो गया, कंपनी के राज का अंत हो गया। और 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद जो समय आया वो आया अंग्रेजों का या ब्रिटिश संसद का, और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के तहत चला गया और 1947 में हमें आजादी मिल गई। तो ये पूरी कहानी थी भारत में ब्रिटिश राज की। अब हम देखते हैं 1757 की क्रांति के बारे में। मित्रों, कोई भी चीज अगर होती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता जिससे वो कोई चीज प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले हम अगर 1757 की क्रांति की बात करें तो उसके राजनीतिक कारणों को हम अगर देखें, और मूल में सबसे बड़े जो कारण थे वो राजनीतिक कारण ही थे, जिनकी वजह से ये पूरी की पूरी क्रांति हुई थी। इसमें सबसे बड़ा कारण जो था लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि प्रणाली थी। सहायक संधि प्रणाली में होता ये था कि एक रेजिडेंट को रखा जाता था संबंधित देशी रियासत में, और उस देशी रियासत की ये समझ लीजिए कि वो पूरी प्रभुसत्ता अपने हाथ में ले लेते थे। हाँ, वो विश्वास दिलाते थे कि आपके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे अंग्रेज, लेकिन जो बाहरी मामले होते हैं, वैदेशिक मामले, वो पूरी की पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में रहते थे। तो ये सहायक संधि प्रणाली अपनाई गई और इसके हिसाब से हैदराबाद को सबसे पहले सहायक संधि इस पे थोपी गई। तो ये एक तो ये कारण रहा, क्योंकि धीरे धीरे वो सिर्फ इनको विश्वास में लेते थे कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा या कोई कोई अपमानजनक चीज नहीं की जाएगी और आपके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन सही रूप से ऐसा होता नहीं था और वो उनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। फिर दूसरा सिद्धांत था व्यवगत का सिद्धांत, या जिसे हड़प नीति भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी की ये बड़ी भारी नीति थी, जिसके तहत भारतीयों में एक व्यवस्था है, अगर किसी के यहाँ पुत्र नहीं हो रहा तो वो तो अपना दत्तक पुत्र या गोद पुत्र को गोद लेते हैं और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाने के उद्देश्य से ये सब चीजें मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि भाई आप उसके लिए पहले कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती थी, और कंपनी परमिशन देती थी, उसके बाद ही कोई दत्तक पुत्र ले सकता था। लेकिन इन्होंने पूरी तरह उस पर रोक लगा दी और उसके फिर सतारा, झांसी, संभलपुर
उदयपुर और नागपुर, ये ऐसे राज्य थे जिनको इस आधार पर मिला लिया। फिर अगला जो था अवध के साथ विश्वासघात, क्योंकि अवध को उससे पहले तक वो एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड ट्रीट करते थे, लेकिन जब बारी आई कि अवध में कुशासन के आधार पर उनका झूठा आरोप लगाया और अवध को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण उस समय बना। फिर मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, उनका अपमान किया। उनको कहा गया कि नहीं साहब, हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे, आपको कुतुब मीनार में आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार को कुतुब मीनार में जाके रहना होगा, और तमाम प्रकार की ऐसी चीजों को उनका अपमान एक तरह से किया गया, उनकी बातों को नहीं माना गया। और अगला जो राजनीतिक प्रमुख कारण था वो अफगानिस्तान में अंग्रेजों की पराजय थी, क्योंकि इससे पहले ये माना जाता था कि अंग्रेज अपराजित हैं, अंग्रेजों के राज्य में सूरज नहीं डूबता, उन्हें हराया नहीं जा सकता। लेकिन 1857 में, 1841 और 42 में ये जब अफगानिस्तान में अंग्रेजों की हार हुई, तो फिर भारतीयों को लगा कि नहीं यार, अंग्रेजों को भी हराया जा सकता, तो ये भी उसका एक राजनीतिक कारण बनता है। अब बात करते हैं हम इसके सामाजिक और धार्मिक कारणों की। तो सबसे प्रमुख जो सामाजिक और धार्मिक कारण थे वो भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार, मतलब वो कई बार नस्लवादी नस्लवादी से आशय ये है कि रंग भेदी टिप्पणियां करते थे, और कहते थे आप, ये हम गोरे हैं आप काले हो तो हम ज्यादा जो वो अहमियत रखते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे नस्लवादी भेदभाव करते थे। अच्छी नौकरियों में इनको नहीं जाने दिया जाता था, और फिर धर्म पे कुठाराघात किया जाता था, भारत के धर्म के लिए मजाक उड़ाया जाता था। ईसाई धर्म को अपनाने के लिए अपनाने वालों को विशेष सुविधाएं दी जाती थी, जो कन्वर्टेड होते थे उन्हें पदोन्नति दी जाती थी। तो लोगों के मन में ईसाई बनने का भी एक डर भर गया था, और ये मुख्य कारण थे 1857 की क्रांति के होने के। तो सामाजिक और धार्मिक कारणों की बात करें, भारत में एक बड़ी विशेषता रही, आप लोगों के सामाजिक रूप से कितना भी प्रताड़ित कर लीजिए वो एक बार सह जाएंगे, लेकिन धर्म के ऊपर भारत में आघात बहुत जल्दी उस पर रिएक्ट करते हैं भारतीय। तो ये अंग्रेजों ने करने की कोशिश की, और उसका सामना उन्हें भुगतना पड़ा। अब हम बात करते हैं अगर आर्थिक कारणों की, तो आर्थिक कारणों तो प्रमुख रूप से, क्योंकि एक व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो उनका मूल उद्देश्य यहाँ से व्यापार कर लाभ कमाना था, चाहे वो किसी भी तरीके से किया। उसके लिए उन्हें हर चीज अपना साम दाम दंड भेद, तो भारतीय उद्योग धंधों का नाश किया, जो क्योंकि भारत उस समय औद्योगिक रूप से काफी विकसित था, बहुत बड़ा व्यापार भारत का विदेशों से होता था। हालांकि विदेशों के समय इनका व्यापार अंग्रेज कंपनी के समय होता रहा, लेकिन उसका पूरा पूरा लाभ अंग्रेजों ने खुद के लिए उठाया, ना कि भारत को या आम भारतीयों को उसका कोई लाभ मिला। तो ये एक तो उद्योग धंधों का उन्हें नाश कर दिया। फिर बाढ़ कभी आ जाती थी, सूखा पड़ता रहता था, तो उस समय उनकी कोई सहायता नहीं की जाती थी, उल्टे उनसे लगान और वसूली जाती थी, उनसे लगान को उनसे वसूला जाता था, और उनको कोई रियायत नहीं दी जाती थी। फिर सैनिकरण, क्योंकि कई इतिहासकारों ने 1857 की जो क्रांति हुई उसे मात्र एक सैनिक विद्रोह या सैनिक क्रांति ही माना है, इसलिए सैनिक कारण भी उसके रहे। जैसे भारतीय सैनिकों के साथ यूरोपीय सैनिकों की अपेक्षा भारी भेदभाव किया जाता था, काम लगभग बराबर ही था, लेकिन यूरोपियों को अधिक तनख्वाह मिलती थी और उनको विशेष सुविधाएं प्राप्त होती थी, जबकि भारतीयों के साथ ऐसा नहीं था। तो ये इससे पहले भी छोटे मोटे सैनिक विद्रोह हुए थे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे। तो और तात्कालिक जो कारण इस क्रांति का बना वो था, एनफील्ड करके एक नई राइफल का यूज किया गया था, और उसमें कारतूस डालते समय उसको तोड़ना पड़ता था, उसके कारतूस को। तो वो ऐसा माना जाता था कि उसमें गाय और उस कुछ सुअर की चर्बी लगी हुई थी, क्योंकि गाय भारत हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र पशु है, वहीं मुस्लिमों के लिए सुअर को महाअपवित्र माना गया है, वो उसको उसका नाम तक नहीं लेते। तो ये दोनों चीजें, दोनों हिंदुओं की और मुसलमानों की, दोनों की इससे भावनाएं भड़क उठी, और उन्होंने इस ऐसा करने से मना कर दिया। तो ये इसका तात्कालिक कारण था। जब ऐसा करने से मना कर दिया, तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि जिनने मना किया था उन लोगों से हथियार छीन लिए, उन्हें 10 साल की लगभग सजा दी गई। और भारतीयों में हथियार छीनना किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा अपमान होता है, तो इसको लोगों ने अपमान माना, और इसकी फिर क्रांति की शुरुआत कर दी। तो ये इसके प्रमुख कारण रहे 1857 की क्रांति के। अगर हम बात करें इसके योजना की, तो ये योजना बनाई थी इसकी बिठुर में और लंदन के में, ये इस 57 की क्रांति, 1857 की क्रांति की योजना बनाई गई थी। नाना साहब जो थे, नाना साहब मराठा नाना साहब जो थे, उनके एक निकटस्थ थे अजीमुल्ला साहब, और रणोजी बापू एक व्यक्ति थे। इन दोनों ने मिलकर इस योजना को अंतिम रूप दिया था, और नाना साहब और अजीमुल्ला ने 31 मई 1857 का दिन क्रांति के लिए निश्चित किया था। ऐसा माना जाता है कि इस क्रांति की जो रूपरेखा है वो लंदन में बनी थी, लंदन में इसकी रूपरेखा बनाई गई थी टेम्स नदी के किनारे।
तो ये ऐसा, अब कितना सही है कितना गलत ये तो खैर नहीं जानते। बाकी इसकी वहां रूपरेखा बनाई गई थी। इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया था कि इसका मतलब होता था क्रांति का लिए स्टार्ट होना। अच्छा, इसको जो 31 मई तारीख तो डिसाइड कर दी गई थी, लेकिन इसका जो प्रारंभ हो गया वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने इसको श्री गणेश इसका माना जाता है। आधिकारिक रूप से इस क्रांति की शुरुआत 10 मई को मानी जाती है, लेकिन उससे पहले 29 मार्च को 1857 में बैरकपुर पश्चिम बंगाल में एक छावनी है, वहां एक अंग्रेज मंगल पांडे ने इन कारचरी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो फिर अंग्रेजों ने उसने अंग्रेजों को एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी और उसको फिर मंगल पांडे जी को पकड़ के उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो 6 मई को भी इस चीज से काफी आहत हुए लोग, और 6 मई को अन्य सैनिकों ने चरबी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया, तो उन्हें उनके हथियार वापस लिए गए, उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। तो ये अंग्रेज भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भारतीयों के लिए सबसे बड़ा अपमान होता है कि कोई उनके हथियार छीन ले। तो 10 मई को, जो कि तारीख तय तारीख से काफी पहले था, 10 मई को भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये सब हुआ था मेरठ की छावनी में, और मेरठ से उन्होंने मेरठ पे कब्जा करके उन्हें कूच कर दिया दिल्ली की ओर। 12 मई को वो 11 मई को दिल्ली पहुंचे, 12 मई को दिल्ली पर कब्जा किया और बहादुर शाह जफर जो मुगल सम्राट थे उनको अपना नेता बनाया। उनको किया कि अब ये अब हमारे नेता होंगे और उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे की चीजें की जाएंगी। तो ये तो प्रमुख घटनाक्रम हुआ उसके प्रारंभ से लेने का। जो आधिकारिक तारीख है जो उसको मानी जाती है वो 10 मई है इसके प्रारंभ की। बाकी 29 मार्च को मंगल पांडे ने इसको मैं पहले किया था। अब बात करते हैं हम कहाँ कहाँ जो मुख्य केंद्र थे उनमें क्या क्या घटनाएं हुई। अब सबसे पहले दिल्ली में बात करें, दिल्ली में जो प्रमुख थे वो बहादुर शाह जफर थे। और बहादुर शाह जफर तो नाम मात्र के लिए थे, उनमें मुख्य जो रोल अदा किया था वो वक्त का या खान बहादुर खान ने इस पूरी क्रांति का दिल्ली के अंदर नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों की इसमें मृत्यु हुई। 20 सितंबर 1857 को ही लेफ्टिनेंट हडसन जो थे एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट थे, उनके समक्ष 1857 में 20 सितंबर को बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उनको फिर रंगून निर्वासित कर दिया गया और वहीं उनकी रंगून जो आजकल वर्मा में है वहां उनकी मृत्यु हो गई, वहीं उन्हें दफन कर दिया गया। अगला है लखनऊ जो केंद्र था, यहाँ 30 मई को क्रांति की शुरुआत हुई। यहाँ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने अपने अवयस्क पुत्र ब्रिटिश कादिर के नाम पर किया। उनका एक पुत्र था ब्रिटिश कादिर। तो अंग्रेज यहाँ हजरत महल जो बेगम थी उन्होंने क्रांति को वहां संभाला था। 31 मार्च 1858 को कैंपबेल, लॉरेंस और हैवलॉक ने लखनऊ पर कब्जा किया और बेगम फिर नेपाल की तरफ चली गई और वहां फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था लखनऊ की बात। अगर हम अगली बात करें अब, तो है कानपुर। कानपुर में 5 जून 1857 को क्रांति का प्रारंभ हुआ और इसका जो नेतृत्व किया वो नाना साहब या धोंदू पंत जिनका नाम था उनके द्वारा किया गया था, जिनके द्वारा इस पूरी क्रांति की रूपरेखा भी बनाई गई थी। ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को जैसे बताया था कि मानने से इनकार कर दिया था, तो इनकी पेंशन वगैरह बंद कर दी थी। कानपुर से लेके बिठौर में रहना पड़ता है, तो इसलिए इन्हें वहां से विद्रोह, इनकी जो मुख्य मदद की वो तात्या टोपे ने इनकी मदद की। 6 सितंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर कानपुर अधिकार कर लिया और नाना साहब नेपाल चले गए उसके बाद। अब बात करते हैं झांसी और ग्वालियर की। 4 जून 1857 को गंगाधर राव जो थे झांसी के राजा, उनकी विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने यूरोज ने वहां हीरोज को पहुंचाया था चढ़ाई करने के लिए और इन्हें नारा दिया था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। फिर हीरोज ने झांसी पर कब्जा कर लिया 1800 उसी के समय। फिर रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कालपी होते हुए ग्वालियर चली गई और वहां तात्या टोपे ने उनका साथ दिया। 17 जून 1858 है, माफ कीजिएगा ये लिखा है इसको थोड़ा सा, 17 जून 1858 को लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुई और ह्यूरोज ने ऐसा माना कि ह्यूरोज ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई एकमात्र ऐसी क्रांतिकारियों में अकेली थी जो अकेला मर्द था, अकेली मर्द थी, ऐसा उनके विषय में कहा। तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कि किस वीरता से वो लड़ी होंगी। फिर तात्या टोपे को एक सामंत थे मानसिंह ग्वालियर के, उनने धोखा देके
अप्रैल 1859 में अंग्रेजों को सौंप दिया और शिवपुरी के जंगलों में फिर उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये तो प्रमुख जो केंद्र थे। अब छोटे छोटे जो केंद्र थे उनकी हम बात करें तो जगदीशपुर, ये जो आरा बिहार में है, वहां विद्रोह जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, उसको दबाया विलियम्स टेलर ने। असम में मनीराम दत्त ने किया। उड़ीसा में संबलपुर में राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने किया। गंजाम में सावरों ने राधा कृष्णन दंडसेन के नेतृत्व में किया। कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने। सतारा में रंगोजी बापू ने। और इलाहाबाद में लियाकत अली, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जहाँ कर्नल नील ने इस आंदोलन को दबाया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने दबाया और अहमदुल्ला ने आक्रमण किया जिसे रेनाल्ड ने दबाया। बरेली में खान बहादुर खान ने किया जिसे बिसेंट आयर ने दबाया। और गोरखपुर में गजोदर सिंह ने इस क्रांति का शुरुआत की। सुल्तानपुर में शहीद हसन। फर्रुखाबाद में नवाज तफज्जल हुसैन। हरियाणा में राव तुलाराम। मथुरा में देवी सिंह। मेरठ में कदम सिंह। मंदसौर में शहजादा हुमायूं। रायपुर में नारायण सिंह और गढ़मंडला में शंकर शाह और राजा ठाकुर। और सागर में शेख रमजान ने इस क्रांति को बिगुल फूंका और क्रांति का डंका बजाया। तो ये क्रांति सफल तो नहीं हो पाई। जब हम इसकी असफलता के कारणों की समीक्षा करें तो उसमें पता चलता है कि इसके जो असफलता के कारण थे उनमें प्रमुख रूप से विद्रोहियों के बीच जो था वो समन्वय का और नेतृत्व का अभाव था, क्योंकि बहादुर शाह जफर न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से इतने सक्षम थे कि वो एक कुशल नेतृत्व दे पाते। वो एक नाम मात्र के थे। और उस समय देश का एक बहुत बड़ा भाग, दूसरी बात करें तो बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा और पूरा का पूरा दक्षिण भारत इससे अछूता रहा। वहां कोई भी इस तरह की विद्रोह ने बहुत ज्यादा जोर नहीं पकड़ा। और उसका प्रमुख कारण है राष्ट्रीयता का अभाव भी, क्योंकि देश उस समय राष्ट्रीयता वाली बात लोगों के अंदर नहीं आई थी। अनेक देशी राजा से सिखों ने, कश्मीर के गुलाब सिंह ने, सिंधिया के मंत्री दिनकर राव ने, हैदराबाद के वजीर ने, भोपाल की बेगमों ने, नेपाल के मंत्री ने, पटियाला, जिंद ने, ये सब ऐसी बड़ी बड़ी रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। एक जगह तो लिखते हैं, कैनिंग साहब ने कहा है कि अगर सिंधिया नहीं होते तो उन्हें दूसरे दिन ही भारत छोड़ना पड़ता। तीसरा जो प्रमुख इनका कारण था वो आधुनिक हथियार। अंग्रेजों के पास एक तो आधुनिक हथियार थे, लेकिन क्रांतिकारियों के पास आधुनिक हथियार थे और प्लस संसाधन जो थे वो काफी सीमित मात्रा में थे। तो इस कारण ये क्रांति असफल हो गई। अगर इसके परिणामों की हम चर्चा करें तो भारत में इसके बाद कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया और भारत पूरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया, जिसके लिए भारत परिषद का गठन किया गया और भारत सचिव की नियुक्ति की गई। 3 भारतीयों को भारतीय विधान परिषद में नियुक्त किया गया 1861 में। इसके बाद सेना में, क्योंकि अंग्रेज इतिहासकारों ने माना इस चीज को कि भाई ये इसका प्रमुख कारण सेना था, तो सेना में भारतीयों की संख्या को कम कर दिया गया। बंगाल में इनका अनुपात 1:2 और बंबई मद्रास में ये 2:5 कर दिया गया। भारतीयों को सेना में ऊंचे पद तक नहीं पहुंचने दिया जाता था, जैसे तोप खान। तो इनके लिए ये यूरोपियन के लिए, ये यूरोपीय व्यक्तियों के लिए इनको आरक्षित कर दिया गया। भारतीयों को अधिकारी वाले पदों से दूर रखा गया। सेना में क्षेत्रीयता को बढ़ावा दिया गया, जैसे गोरखा रेजिमेंट, तो पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट। इस तरह से क्षेत्रीयता की भावना को, कोई राष्ट्रता की भावना ना पनपने पाए, तो ये व्यवस्था भी उन्हें की गई। देशी रियासतों में फिर हस्तक्षेप की नीति का पालन किया गया, उसको अपनाया गया। जमींदारों की व्यवस्था थी उसे पुनः स्थापित किया गया। और यद्यपि ये सफल नहीं हुआ, लेकिन इस क्रांति क्योंकि पूरी तरह से सफल तो नहीं हुई, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा काम किया। भारतीयों के मन में एक राष्ट्रीयता का भाव पैदा किया और हिंदू और मुसलमानों ने, दोनों ने इसमें कंधा से कंधा मिलाकर काम किया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम 1857 की क्रांति ने किया था। इसके बाद इसमें विभिन्न विद्वानों ने इस क्रांति के विषय में क्या कहा, हम इसको देख लें। जिसे मैंने बताया, वीर सावरकर, एस बी चौधरी, बेंजामिन डिजरायली, अशोक मेहता, ईश्वरी प्रसाद, इन लोगों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम माना है। जबकि वीर सावरकर ने तो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना है। जबकि डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, सीले, ट्रेविलियन, होम्स ने इसे सैनिक विद्रोह भर कहा है। और आरसी मजूमदार जो एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि ना तो यह पहला और ना ही राष्ट्रीय और ना ही कोई स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये अलग अलग विद्वानों के इस विषय पर अलग अलग मत है। अब आपने को आशा है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप पसंद आया हो तो इस विषय में मुझे अवगत करा सकते हैं। ये मेरा नंबर है
ये आप इसे व्हाट्सएप पे भी जोड़ सकते हैं। पर डे हम ऑडियो लेक्चर सीरीज भी हमने प्रारंभ की है, तो सिविल सेवा या मध्य प्रदेश लोक सेवा या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी, आप मुझे मेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।